हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलिट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले देखिए मेरी एक दरखास्त है। पहली चीज तो ये कि जो क्विज का क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दे दिया करो यार, आप लोगों के लिए ही है, अदरवाइज उसको हटा दिया जाएगा। एंड अनदर थिंग कि हमने एक सजेशन आप लोगों से मांगा है, आप लोग बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि हिंदू का सेशन लाइव हो और सुबह 7:30 बजे उसका फिक्स टाइम कर दिया जाए। तो ये तभी हाँ करना जब आप आओ सुबह, ठीक है, वरना मत बोलना, बड़ा दिक्कत होगा, मैं क्लास लूंगा कोई लाइव ही नहीं रहेगा। चलिए, अब आज का जो पहला जो हमारा पार्ट है वो होता है क्विज क्वेश्चन का। तो आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो है द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही जवाब जो लगे बता देना है। क्लैट पॉइंट जो है आपको गाइस ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे इन कोर्सेज में आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। वी हैव मॉक्स फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, तो आप उसमें भी चाहें तो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के जो एडिटोरियल्स हैं इसमें हमने एक यहाँ पे यूएपीए वाला आर्टिकल देखना है, इंडिया नेपाल का रिलेशन वाला आर्टिकल देखना है, चाइल्ड एट द सेंटर करके जो आर्टिकल है ये देख लेंगे। यहाँ पे देखो सीबीआई से रिलेटेड आर्टिकल आया जो हमने एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से सीबीआई जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस तरीके कुछ बात कह दी थी, तो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये यहीं पे था। चलिए, सबसे पहला आर्टिकल जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन से रिलेटेड। देखो, नेपाल के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है ना वो शेर बहादुर देउबा साहब हैं। इससे पहले ओली साहब थे। नेपाल और इंडिया ना कोई आज से टाइज शेयर नहीं कर रहे हैं भाई। नेपाल और इंडिया का कल्चरल भी बहुत ज्यादा टाइज शेयर करते हैं। काफी सारे हिंदू लोग वहां पे रहते हैं, काफी सारे नेपाली लोग जो है वो भारत में रहते हैं। इंडियन आर्मी में आज भी एक विंग है जिसमें नेपाली सोल्जर्स हायर किए जाते हैं। गुरखा रेजिमेंट का आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें, मतलब इंडिया नेपाल का जो टाइज है ना बहुत डीप है। लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल और इंडिया के टाइज थोड़े से खराब हो रहे थे। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था चाइना का बहुत ज्यादा नेपाल के प्रति एग्रेसिवली आगे आना। तो नेपाल की मदद के लिए आगे आ रहा था, पैसा दे रहा था, इस तरीके की चीजें कर रहा था। चाइना ने नेपाल के अंदर अपने पॉलिटिक्स का पनपा लिया है। कैसे पनपा लिया है? वहां पे पैसे दे दे के लोगों को अपने प्रति चीजें करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे कि अभी भारत के लिए जो है ना यहाँ पे ये विजिट होने वाली थी, तो वहां पे कुछ प्रोटेस्ट होने लगा नेपाल के अंदर। क्यों होने लगा? वो चाइना ने करवाया था। इस तरीके की बातें सुनने में आती हैं, समझने में आती हैं। तो जो शेर बहादुर देउबा साहब हैं, ये इनकी पहली फॉरेन विजिट है जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो इंडिया में आई है। इंडिया में आए हैं तो इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे बात करी, काफी सारे चीजों पे बात करी, जिसमें एक मेन चीज निकल के आया कि जयनगर टू कुर्था नेपाल में क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किया जाएगा। ऑल्दो ये बन के काफी समय से तैयार था, लेकिन ये फंक्शन में नहीं आ पा रहा था। तो अभी फंक्शन में आने के लिए काफी हद तक रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन बाकी होगा वो करा दिया जाएगा। तो ये तो एक बहुत बेसिक चीज है। थोड़ा सा मैं आपको ना इसमें और डायनेमिक्स समझाता हूँ। डायनेमिक्स देखो ये है ना कि नेपाल के अंदर एक अच्छी खासी जनता जो है ना वो इंडिया को पसंद नहीं करती है। आपको याद होगा कि इंडिया ने कुछ साल पहले ब्लॉकेट लगा दिया था जब नेपाल और भारत का पंगा हुआ। तो भारत ने अपने यहाँ से जो सामान नेपाल में जाता है ना जाना रोक दिया था। तो नेपाल को उस समय भारत से काफी दिक्कत हुई थी। वहां की जनता जो है वो काफी कुछ परसेंट ऑफ जनता जो है वो इंडिया को पसंद नहीं करती है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, हमारे देश में ना नेशनलिज्म की भावना सबसे ज्यादा कब जागती है? खुद सोच के देखो। इंडिया पाकिस्तान के मैच में, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चालू हो जाएं। सेम गोज विद नेपाल। नेपाल के अंदर ना इंडिया के प्रति जब भड़काया जाता है ना, तो वहां के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागती है। वहां पे जो ओली साहब है ना, इन्होंने क्या किया, जो फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है उससे पहले वाले, उन पे काफी क्वेश्चन लग रहे थे। कोविड ढंग से नहीं संभाल पा रहे थे, करप्शन ज्यादा था, सरकार सही से नहीं चल पा रही थी, काम सही से नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने उन सब चीजों को टैकल करने के लिए ना ये नेशनलिज्म वाला मुद्दा उठा दिया, इंडिया वाला, और चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने ये सहारा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से नेपाल और इंडिया के रिलेशन ना काफी हद तक खराब हो गए थे। एक काला पानी इशू आया था। काला पानी इशू अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन आई थिंक कभी हमने डिस्कस किया होगा, और ना कभी और कर देंगे। ये एक रिवर को लेके ये इशू है, इसके बारे में हम कभी और जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक मेन कंसर्न था इंडिया नेपाल के टाइज में। लेट्स सी चीजें इवॉल्व होती नहीं आती हैं। एक और बड़ी ताज्जुब करने वाली चीज अभी मुझे रिसेंटली पता पड़ी कि नेपाल को भारत से एक और कंसर्न है। पूछो क्या? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो देखो हर कंट्री फॉरेन रिजर्व रखती है। तो भूटान भी रखा था, श्रीलंका भी रखा था इंडिया की करेंसी को। तो इन लोगों की करेंसी तो हमने स्वैप कर दी थी सॉरी गाइस। पर जो नेपाल के पास भारत का फॉरेन रिजर्व था ना, मतलब भारतीय करेंसी जो नेपाल ने अपने बैंकों में रख रखी थी, हमने वो स्वैप नहीं किया आज तक।
ऑल दो ज्यादा अमाउंट नहीं है, आई थिंक 5 या 6 करोड़ रुपए हैं, जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ऐसा कह रही है कि नकली नोट जो हैं वो आ जाएंगे। वैसे किसी देश के रिलेशन को सुधारने के लिए अगर 5-6 करोड़ रुपए सरकार खर्च करना चाहे तो कर सकती है। लेट्स सी फ्यूचर में ये जो नेपाल की डिमांड है भारत सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल है चाइल्ड एट द सेंटर। ये जो आर्टिकल आया ना मिशन वात्सल्य के बारे में आया है। क्या होता है मिशन वात्सल्य? मिशन वात्सल्य के अंदर ना चिल्ड्रंस के ऊपर एक पर्टिकुलर स्कीम है। देखो वत्स से आप समझ सकते हो, स्कीम का नाम वात्सल्य है। तो इसके अंदर बेसिकली ना बच्चों को जो है वो काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिशन लाया गया था। जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाने की बात करिए जो चाइल्ड्स का ध्यान रखें, जो भारत में ऐसे चाइल्ड जो ऑर्फन हो चुके हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना पीना, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज बने, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर बने, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विस बने, नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर बने, इमरजेंसी आउटरीच सर्विस बने, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बने। तो ये जो इमरजेंसी आउटरीच सर्विस इसमें है ना, मतलब क्या कोई जरूरत पड़े किसी चाइल्ड को तो एक हेल्पलाइन नंबर हो कॉल कर लिया जाए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हुआ है, बहुत समय से चला आ रहा है। और इस आर्टिकल के अंदर जो राइटर है ना, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया स्कीम तो 1000 आ जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काम करना होगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी ये काम आएगी। अब आपसे अगर कोई पूछ ले मिशन वात्सल्य किस चीज से रिलेटेड स्कीम है, तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ द यूएपीए इज रैकिंग लाइव्स। ये फोटो तो आप जानते ही हैं किसकी है, और यूएपीए का नाम भी आपने पहले सुना हुआ है, शायद हमने कभी डिस्कस भी किया होगा, पर अब काफी समय हो गया है, तो आज यूएपीए को हम अच्छे से 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में पास हुआ था, और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि भारत में जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज कोई कर रहा है उससे देश को बचाया जा सके। इट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है समय समय पे ऑफिशियल गैजेट के थ्रू ये अनाउंस कर सकती है कि भैया ये चीजें अनलॉफुल कैटेगरी में आती है। इट इज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट एज द हाईएस्ट पनिशमेंट, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है? इंडिया एंड फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज, भारतीय एज वेल एज बाहरी लोग भी इसमें चार्ज किए जा सकते हैं। और इट इज एप्लीकेबल टू ऑफेंडर इन द सेम मैनर इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। अंडर द यूएपीए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं उनको 180 दिन मिलते हैं, वो चार्जशीट फाइल कर सकती है 180 दिन के अंदर। मतलब आपको पुलिस जो है वो 180 दिन तक अपने अंडर में रख के आपसे पूछताछ कर सकती है और 180 दिन बाद चार्जशीट फाइल कर सकती है। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एज पर द अमेंडमेंट्स ऑफ 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। क्या किया गया था? सबसे पहले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में अगर वो अप्रूवल देते हैं तो फिर जिस बंदे के ऊपर यूएपीए लगे हुए हैं ना उसकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है, ये भी इसमें जोड़ दिया गया। दूसरा कि किसी भी बंदे को टेररिस्ट की तरह घोषित किया जा सकता है 2019 के अमेंडमेंट के बाद, अगर प्रॉपर चीजें लगती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को। दिल्ली हाई कोर्ट ने ना 2021 में एक वर्डिक्ट दिया है जिसके अंदर उन्होंने यूएपीए के कुछ सेक्शंस को यूज करने के पीछे कुछ कहानियां बताई हुई हैं कि इस तरीके से आपको करना है। कहानियों से मतलब कि पास में जो कुछ कहानियां हुई हैं तो उसके बिहार पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, कुछ गाइडलाइंस दी है कि यार ये जो सेक्शंस आप यूज करो ना तो इस तरीके से ही करना। वो सेक्शन जो थे वो 3 इन्वॉल्व थे, सेक्शन 15, सेक्शन 17, सेक्शन 18 ऑफ यूएपीए एक्ट। क्या है सेक्शन 15? सेक्शन 15 बात करता है इन ग्रांट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, कि कौन कौन सी चीजें टेररिस्ट एक्ट में आएंगी। 17 जो है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट, एंड 18 जो है वो बात करता है ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा। अब देखो यूएपी में प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम यही आ जाती है, यही 3 सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पूछो क्यों? एक वेग डेफिनेशन टाइप का लिखा हुआ है, अब इसको इंटरप्रिटेट करने का काम ना सिक्योरिटीज एजेंसीज एंड गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने तरीके से करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट में ये हो रहा है, ये हर गवर्नमेंट जब भी सत्ता में आई है तब उन्होंने यूएपीए को अपने फायदे में अपने तरीके से यूज किया है। कभी किस चीज को यूएपीए में डाल दिया जाता है, कभी किस चीज को नहीं डाला जाता है, कभी कौन सी चीज डाल दी जाती है, क्योंकि कोई एम्बिगुअस डेफिनेशन सी है ये और कोई फिक्स डेफिनेशन है नहीं कि ये चीजें आएंगी, तो लोग इसको ना अपने तरीके से चेंज करते रहते हैं। गवर्नमेंट जो है इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपने तरीके से लगाती रहती है। तो उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 के अंदर। जो की ऑब्जर्वेशन मेड किए गए थे कोर्ट के द्वारा वो ये किए गए थे कि टेररिस्ट एक्ट ना वो होना चाहिए जो
लाइटली सो एज टू ट्रिवलाइज देम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे की हरकत को आप टेररिस्ट एक्ट का नाम दे दो, पता पड़े किसी ने कुछ किया भी नहीं, टेररिस्ट एक्ट बोल दिया, तो ऐसा टेररिस्ट एक्ट आप उसी बंदे को कहो जो मतलब एक्चुअल में कुछ उस तरीके का ऑफेंस हो। दूसरा कि टेररिस्ट एक्टिविटी होती क्या है, तो ये बोला गया कि टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कैपेसिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा डील करने के लिए सक्षम ना हो। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी जो ऑर्डिनरी पीनल लॉ के अंडर में नहीं ट्रायल करी जा सकती हो, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में कहलाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है, हितेंद्र विष्णु ठाकुर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही थी। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें यहां पे क्लियर हुई हो। इसके बाद देखिए आज की जो न्यूज है वो देख लेते हैं। इंडिया ऑफर्स हेल्प टू एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये पुरानी बात है, कोई इसमें नया तो है नहीं, रशिया हमारा क्लोज पार्टनर है ऐसा बोला गया है। गोटाबाय हैज नो रीजन टू रिजाइन। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाय के पास नो रीजन है टू रिजाइन, ऐसा वहां के जो विप हैं, चीफ विप, उन्होंने बोला है। वैसे तो देखिए श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है, मैसिव प्रोटेस्ट चल रही है, जनता जो है सड़क पे आ गई है, लेकिन इलेक्शन भी इन्हीं को जिताया गया था, तो इनकी बात सही है कि भैया क्यों मैं रिजाइन करूं, मेरे को तो जनता ने मेरे फेथ दिखा के इलेक्शन में लाया था, लेकिन अभी सही से काम कर नहीं पा रहे हैं, तो या तो कुछ सॉल्यूशन निकालें, एक्चुअली में रिजाइन करें, नई सरकार आए वो कुछ काम करके देखे। फिक्स डेट फॉर इलेक्शन, पाक प्रेसिडेंट टेल्स पोल पैनल। तो जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है वैसे वहां पोल पैनल है, तो फिक्स डेट फॉर इलेक्शन कर दो। पाक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है, आपको पता ही है वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट वर्चुअल ई म्यूजियम। तो एक रेयर वर्चुअल म्यूजियम बनाया गया है सोपोरे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 40 किलोमीटर श्रीनगर से है, और जिसमें एक कश्मीरी आर्टिस्ट है, इनका नाम है अतिका बानो। तो इनके द्वारा जो काफी सारा कलेक्शन था वो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज में कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक है HDFC लिमिटेड वर्सेस HDFC बैंक का मर्जर हो चुका है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 13.3 लाख नंबर ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस रिसीव्ड बाय सेंट्रल थ्रू द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सरकार ने जो लॉन्च किया था। सीवर डेथ, सीवर की वजह से इतनी डेथ हुई है, 87 जनता जो है वहां पे किल्ड हो गई है आफ्टर आर्टिकल 370 वाला स्क्रैप वाला सीन था। इतने लोग भर्ती हुए हैं पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियों में। 22 ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें IPS जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, और ये तो सिर्फ IPS की बात हो रही है, अगर आप नीचे आएंगे तो पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार, इन लोगों पे तो और होते हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने। सेंटर सेज इट नो डेटा ऑन फोन टैपिंग। देखिए आपको पेगासस का मामला याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगे थे कि आपने जर्नलिस्ट, आपने बड़े बड़े लीडर्स, राहुल गांधी जैसे, प्रशांत किशोर जैसे, इनके फोन टैप कराए थे, और उसके बाद भी वो मामला चल रहा है। तो अभी क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए गए थे CIC के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया जो हमारे पास जो हमारा कानून है टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन 69 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, और सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 जो टेलीग्राफ एक्ट का है, ये दोनों बात यहाँ पे सिर्फ इतनी करता है कि आपको 6 महीने के अंदर इस तरीके के डेटा जो है डिलीट कर देने हैं जिनका आपने फोन टैपिंग या ये करा है। तो भैया अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने जो कराया था वो डिलीट हो चुका है, तो ये चीज यहाँ पे आई है। क्रिमिनल प्रोसीजर बिल क्लियर्ड, शाह सेज नो रिस्क टू प्राइवेसी। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। तो ये जो बिल है ना, अभी फिलहाल हमारे देश में कानून है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, उसको रिप्लेस करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आज से अचानक से आ गया, ये प्रपोज तो 1980s के बाद से ही हो गया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी 87th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया था। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखना कि ये जो बिल है ये पहले लॉ कमीशन ने कौन से रिपोर्ट में किया था, क्या किया था, तो ध्यान रखना किस बिल को रिप्लेस कर रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था। इस बिल के प्रोविजन क्या है, तो मैं अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे आप मूवीज में देखते हो ना भाई, आंख का रेटिना स्कैन करके डेटा रख लेना, फिंगर टिप्स रख लेना, जिससे क्या होगा कल को कहीं पे वो क्राइम की में उस बंदे का नाम आएगा तो फिंगर मैच कर दिया अपने डेटा से, बंदा पहले ही पकड़ा गया। तो ये आसान तो करता है, पुलिस की मदद काफी करता है। तो इट वुड अलाउ द पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालिसिस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो उस पर भी एप्लीकेबल होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो इसकी आप कह सकते, NCRB इज ऑल्सो empowered टू शेयर द रिकॉर्ड्स विद अदर सिक्योरिटीज एजेंसी। अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी इनसे मांगता है, NCRB को सही लगता है तो वो दे सकती है। एंड टेकिंग मेजरमेंट्स इज ऑल्सो अलाउड ऑफ कन्विक्ट पर्सन अंडर दिस बिल।
अभी यहाँ पे देखो इसके कुछ फायदे हैं कि पुलिस को काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डेटा रहेगा तो कल को इनको पकड़ भी सकते हैं। अब लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। आर्टिकल 20 जो है वो आपको ये राइट देता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पर आपके जब सारे पर्सनल डेटाज रहेंगे तो कल को आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको यूं पकड़ लेंगे। तो ये तो आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन ही कर रहे हो खुद को। तो कुछ इस तरीके की इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं। लेट्स सी क्या होता है आगे। फिलहाल तो जो था आपके सामने आ चुका है। HAL इन टाई अप टू कन्वर्ट एयरक्राफ्ट। देखो अभी क्या हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है। हमारे यहाँ पे ना देखो इस तरीके का वाहन नहीं था कि जो पैसेंजर वाहन भी हो, एयरक्राफ्ट हो, वाहन बोल रहा हूँ, ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं था जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो फिर जरूरत पड़ने पे उसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर दें, उसको एज ए लगेज की तरह यूज करें, उसमें सामान इधर से उधर ले जाने के लिए यूज करें। तो अब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया है एंड जिसके थ्रू आपको कुछ इस तरीके का एक एयरक्राफ्ट बना के दिया जाएगा जो आपके दोनों काम में हो। डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों लोग मिलके करने वाले हैं। लेट्स सी इस पे आगे क्या होता है। सेंटर एक्सटेंड्स रिलीफ टू तिब्बत कम्युनिटी बाय 5 years। तो गालवान इंसिडेंट जून 2020 में था, उसके चलते हुए यहाँ पे इसको और बढ़ा दिया गया है। यूएस अनाउंसेस मोर रशिया सैंक्शंस। तो रशिया जो है वर्ल्ड की ऐसी कंट्री बन चुकी है इस पर सबसे ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के भी फादर हो चुके हैं ये। एक्स पुलिस ऑफिसर टू बिकम हांगकांग नेक्स्ट लीडर। ठीक है, देख लो। इजराइल गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी। तो नेफ्तली जो बेनेट हैं, क्या पता कल को वहां के हेड ना रहे, तो ध्यान रखिएगा। बुर्किनो फासोस एक्स प्रेसिडेंट्स गेट्स लाइफ टर्म। यूएनजीए टू वोट ऑन रशिया HRC सस्पेंशन। इंडिया इधर क्या वोट करता है, लेट्स सी। एंड ईडी शीरीन विंस कॉपीराइट केस ओवर सॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज इट गाइज। ये था हमारा आज का सेशन। हमने आज के सेशन में कुछ न्यूज देखी हैं, हमने अच्छे से क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को समझा है जो हमारे काम का है। इसके बाद फोन डेटा टेपिंग वाला मामला देखा आपने, कुछ न्यूज और देखी यहाँ पे। हमने कुछ एडिटोरियल्स डिस्कस किए हैं जिसमें एक UAPA पे अच्छे से डिस्कस किया। मिशन वात्सल्य क्या है, चाइनाज ग्रोइंग रोल, इंडिया नेपाल का रिलेशन। एंड इन कोर्सेज में आप चाहें तो इनरोल कर ही सकते हैं। मैंने बताया कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है एंड यू कैन परचेज एनी ऑफ आवर कोर्सेज। इसके अलावा आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो आपके सामने है एंड आई होप आपने सेशन एंजॉय किया हो। 7:30 बजे लाइव करवाना हो तो भाई बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप लोग देखते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।